तो रोज़ एक थियरी फेल ही हो जाती है। जैसे ही एक थियरी को समझने की कोशिश करो, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन फेलियर आ जाएगा और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसको ओवरलैप करने के लिए। आज देखो क्या है कहानी के अंदर। आज आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन का जादू ये है कि हाइब्रिडाइजेशन खुद ही बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हो सकता है कि ये शुरू होने के पहले ही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये भी फेल हो जाने वाला है। देखते हैं क्या है कहानी, करते हैं स्टार्ट। आओ। तो हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। पिछला वाला वीडियो जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि अपन किसके बारे में बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो होने लगी कमज़ोर, कुछ ऐसे सवाल उठने लगे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बता नहीं पा रही है, कमज़ोर होने लगी। तो क्या है वो सवाल, क्यों वैलेंस बॉन्ड होने लगी फेल और क्यों हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की बारी आ गई। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम आए हुए हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या बताने वाला है और ऐसा क्या रह गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो वो अकेले पूरा संभाल नहीं पाई। एक थ्योरी पढ़ते हैं फेल हो जाती, फिर दूसरी पढ़ते हैं दूसरी फेल हो जाती, तीसरी पढ़ते हैं तीसरी फेल हो जाती, परेशान करके रखा हुआ है। तो देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती क्या थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बोलती थी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, शुरुआत से लिंक पकड़ना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सही बात है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको क्या बताया करती थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ये बताया करती थी कि ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैप होते हैं तो उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड वर्क करके मिलता है। एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स हुआ करते थे, इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने ओवरलैप होते देखा है। ये लोग दो तरीके से ओवरलैप होते थे। एक तो कैसे ओवरलैप हुआ करते थे, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट में ओवरलैप हो जाया करते थे। कुछ एलिमेंट्स होते थे जो ग्राउंड स्टेट में नहीं ओवरलैप होते थे, वो एक्साइटेड स्टेट में आते थे। फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, याद है थोड़ा बहुत, एक्साइटेड स्टेट में आते थे फिर ओवरलैप होते थे। और थर्ड कुछ ऐसे भी थे जो दोनों स्टेट में ओवरलैप हुआ करते थे, बोथ स्टेट्स। और यहाँ पे इन लोगों को वेरिएबल कोवैलेंसी मिलती थी। रिवाइज करवा रहा हूँ, सुनते रहो बस, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वेरिएबल वैलेंसी मिलती थी, ठीक है। हम लोगों ने उसके अंदर देखा कि हमारे पास ऑर्बिटल्स है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, ऐसे ऑर्बिटल होते थे। हम लोगों ने यहाँ पे ओवरलैपिंग भी देखी। हम लोगों ने देखा है कि बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। हमको शुरुआत से ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बात बताती चली आ रही है कि बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। कभी एक एस का बॉन्ड किसी एस सॉरी एक एस का ऑर्बिटल किसी एस के ऑर्बिटल पे ओवरलैप कर जाता था। कभी कोई पी का, कभी कोई एस का किसी पी के साथ ओवरलैप कर जाता है। कभी कोई पी किसी डी के साथ ओवरलैप कर जाता है। कभी कोई पी खुद के साथ पी के साथ ओवरलैप कर जाता है। समझता है, एक एस ऑर्बिटल एक एस के साथ ओवरलैप कर, एक पी ऑर्बिटल एक एस के साथ कौन ओवरलैप कर जा रहा है, पी। एस के साथ कौन ओवरलैप कर जा रहा है, एस ओवरलैप कर जा रहा है, ठीक है। डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जा रही है, ये बटरफ्लाई, इसकी ओवरलैपिंग इस तरीके। तो अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग हमको होते इसके अंदर दिखाई दे रही थी। हमको क्या लगता है कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स। हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग जो अपने को दिखाई दे रही है वो अलग अलग टाइप की है, ठीक है। 10 इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्म्ड, ध्यान से देखना, फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था बुक में, ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल should have, ऐसा होना चाहिए, should have different bond and bond parameters। क्या मतलब होता है इसका, क्या लिख डाले इतना लंबा रामचरितमानस।
तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर एक एस के साथ ओवरलैप कर रहा है और एक एस एक पी के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसके वजह से एक बॉन्ड बन रहा होगा, इसके वजह से एक बॉन्ड बन रहा होगा। ये जो इसके वजह से बना हुआ बॉन्ड है और ये जो इसके वजह से बना हुआ बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे से थोड़े अलग तो होने चाहिए ना। एक एस के साथ बना हुआ है एस, एक एस पी के साथ बन रहा है, उसका तो शेप भी अलग है, स्ट्रक्चर ही अलग दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए। वैसे जब P किसी D के साथ बने तो इस टाइप का जो बॉन्ड बन रहा है ये इन दोनों से अलग होना चाहिए। जब P किसी P के साथ ओवरलैप करा तो जिस टाइप का बॉन्ड बना रहा है वो इन तीनों से अलग होना चाहिए। अलग अलग ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनने चाहिए। अलग अलग बॉन्ड्स बनने का मतलब है कि उनकी बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, ऑब्वियस है। उनकी बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोला जाए तो उनके बॉन्ड पैरामीटर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। पर उनके बॉन्ड पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं है, स्कैम है यहाँ पर, समझना ध्यान से। बट व्हेन ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली, बड़ा विचित्र काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, ऑल बॉन्ड्स हैव सेम पैरामीटर्स, सारे बॉन्ड्स जो बन रहे हैं उनके लेंथ भी सेम आ रही है, उनका एनर्जी भी सेम आ रहा है, उनका सब कुछ सेम आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है इस चीज़ का, इसका मतलब है कि ये चारों टाइप के बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये चारों टाइप के बॉन्ड समान तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कैसा बिहेव कर रहे हैं, दे आर शोइंग इक्वल बिहेवियर। अगर ये इक्वल बिहेवियर दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर ये इक्वल बिहेवियर दिखा ही रहे हैं इसका मतलब ये लोग पैरामेट्रिकली इक्वल है। पैरामेट्रिक लेवल पे ये कैसे हैं, एक दूसरे को इक्वल हैं, पर बॉन्ड तो बन रहा है। इस वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है पूरी तरीके से फेल नहीं हुई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अपने प्रोसेस में एक स्टेप मिस कर दिया है। ठीक है, देयर समथिंग इज मिसिंग, कोई तो मिसिंग पार्ट है जिसको हमने बीच में कंसिडर नहीं किया है। कोई तो मिसिंग लिंक है जो क्या कर देती है, बॉन्ड बनने के बीच में सारे पैरामीटर को पहले इक्वल कर देती है और उसके बाद बॉन्ड बनाती है। क्योंकि फिर सारे बॉन्ड एक दूसरे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। पहले वो सब डिफरेंट थे, बाद में वो लोग इक्वल हो गए हैं। तो बीच में कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये लोग इक्वल हुए हैं। वो कौन सी हरकत है जो बीच में इन लोगों को क्या कर रही है, इक्वल कर रही है, वो मिसिंग लिंक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वो लिंक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल नहीं हुई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी टिकी हुई है। पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया है, मिस हो गया है। और वो पार्ट जो है एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था कि क्यों बॉन्ड पैरामीटर सब सेम हो रहे हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ मिक्स हुई हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन तुमको क्या बताने की कोशिश करता है, चलो देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स get excited या get into excited get into excited state, ठीक है, when elements get into excited state to form covalent bond, to form covalent bond through overlapping they first intermix all their orbitals with each other to form fresh new orbitals called as हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है इनको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही थोड़ी ही देर पहले मैंने तुमको बताया कि थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है कि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए सबसे पहली चीज़ यही होगी कि सारे के सारे ऑर्बिटल जो एक्साइटेड स्टेट में आए हैं वो सारे ऑर्बिटल अपने आप में क्या होंगे, पहले मिक्स होंगे। मिक्स होकर के नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये सब ऑर्बिटल्स जो हैं इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं possess same energy
create same type of bonds, create same type of bonds। ठीक है, हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो, फुल्ली इनकम्प्लीट हो, ज़ीरो फिल्ड हो, कम्प्लीटली इनकम्प्लीट हो, कैसा भी हो। अगर कोई ऑर्बिटल ले लो, फुल्ली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, कुछ भी नहीं है, ऑल दीज टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में ये सभी लोगों को जगह मिलती है। तो बस हमको क्या करना है, हमको विथ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना है कि ये काम कैसे करता है। एक बार हम लोग ये समझ लेंगे कि ये काम कैसे करता है तो अपने आप सबको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि प्रोसेस ही क्या है। ठीक है, तो पहले से शुरू करता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही मैं BeCl2 बनाने की कोशिश करता हूँ, बेरिलियम डाइक्लोराइड फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई तो ये आपको कुछ मुश्किल नहीं होने वाला, ईजी हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम 1s2 2s2 जानते ही हो, क्लोरीन कैसा होता है 1s2 2s2 2p, कितना जाना है हमको 2p6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 3s2 17 चलना है ना, तो 10 हो गया, 3p5, ये हो गया हमारा क्लोरीन। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। उल्टा लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे। 3p कितना है 5 है। 10 सेकंड स्किप मार रहा करो जब भी मैं ऐसे लिखते टाइम वेस्ट करूँ तो। ठीक है, तो ये एक क्लोरीन है और होने के वाला है इसके जैसा एक और क्लोरीन है, इधर बैठा हुआ है, समझते हो है ना। अब ये तो बॉन्ड करने से रहा यार, बेरिलियम इस स्टेट में तो बॉन्ड करने से रहा। बेरिलियम घटेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जंप मारेगा। कहाँ से जंप मारेगा, 1s को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ये वैसे ही रहेगा। ये 2s में से जंप मारेगा और जाएगा किधर 2p में, 2s में से जंप मारेगा यहाँ से और एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको भेज देगा आगे। ठीक है, अब ये बॉन्ड करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग होगी और ये ओवरलैपिंग होगी इसके साथ। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही बता रहा हूँ, फिर से समझ लो एक नज़रिए से। यहाँ पे जो ऑर्बिटल अपनी s है और ये वाली ऑर्बिटल है p, तो ये हो जाएगी sp ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो है p और ये हो जाएगी p pp ऑर्बिटल। तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी इसके बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा है, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी सिग्मा है। ठीक है, तो पहला सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो sp के बीच में बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो pp के बीच में बना हुआ है। थ्योरी के नज़र देखो तो एक sp और एक pp के बीच में बना बॉन्ड कैसे होने चाहिए, थोड़े थोड़े डिफरेंट होने चाहिए, बट दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट। ये लोग कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसके अंदर, देखने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर जो गड़बड़ है वो ये है कि बेरिलियम जब अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो उसने 1s2 और चलो इसको एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके से लिख लेता हूँ, ऐसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ था, खून गर्म हो गया था बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, एक s और एक p ऑर्बिटल थी जो इन्वॉल्व होने वाली थी इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। ये स्टेप करने के पहले क्या कर लेता है कि बेरिलियम जो है अपने इन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देगा, पूरे को क्या कर देगा मिक्स कर देगा, और मिक्स करके वापस उतने ही ऑर्बिटल्स बनाएगा जितने थे। तो कितने ऑर्बिटल है 1 और 2, तो फिर से 2 ऑर्बिटल बनाएगा इनको मिक्स करके, इन दोनों क्या कर देगा मिक्स कर देगा, मिक्स करके 2 ऑर्बिटल बनाएगा। और किससे किससे बनी है sp से बनी है, इस वजह से इसको sp हाइब्रिडाइज्ड, और इस वाली को भी क्या बोला जाता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ये भी हाफ फिल्ड है और ये भी हाफ फिल्ड है। इस तरीके से अपना एक्साइटमेंट मेंटेन करता है। अब जो बॉन्ड बनेगा वो इसका इसके साथ बनेगा और इसका बनेगा इसके साथ। ठीक है, इस बार जो बॉन्ड बन रहा है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विथ p, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विथ p। तो इस बार लगता है मुझको कि दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। दोनों कैसे दिख रहे हैं हमको, सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑर्बिटल जो है सेम टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं। सेम टाइप का अगर बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड पैरामीटर इनका कैसे हो जाने वाला है, सेम हो जाने वाला है। सिंपल है दिखता है सिंपल है। एक एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, BF3। ठीक है, BF3 को ड्रॉ करने की कोशिश करें। बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2
2p कितना है सिर्फ वाई, एक ही, ठीक है। फ्लोरीन को 1s2 2s2 2p5 और इसके जैसे कितने हैं, 3 हैं, इसके जैसे टोटल है 3। सही है। अब मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसका होगा ऐसे, इसका कैसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, इसका कैसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे p ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5, इसका सेम टू सेम इसके साथ होगा, इसका सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। ये 3 क्या है, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये हमारा बोरॉन है, ठीक है। अब इस बोरॉन को 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करना है। 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करने के लिए बेचारा एक ही ऑर्बिटल खाली है, एक अकेली ऑर्बिटल लेकर कहाँ जाएंगे, तो कर ही नहीं सकते कुछ, ठीक है। इस वजह से इनको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, थोड़ा एक्साइट होना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्साइट अगर हो जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, कमाल, कुछ ऐसी बन जाएगी कहानी। 2s में यहाँ से एक जंप करवाएंगे और कहाँ लेकर के चले जाएंगे, इसके अंदर लेकर के चले जाने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ से जंप कराएंगे, कहाँ लेकर के आ जाएंगे, इसमें लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी 2s ऑर्बिटल। अब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थियरी हमारा s ऑर्बिटल हमारे 2p ऑर्बिटल के साथ क्या होने वाला है, मिक्स होने वाला है। फिर से हमारा s ऑर्बिटल हमारे 2p ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, इंटरमिक्स होगा। इंटरमिक्सिंग जब होगी तो एक s ऑर्बिटल, टोटल 1 2 3 थे, तो अभी भी जो बनने वाले हैं वो उतने ही बनेंगे 3, ठीक है। एक s 2p के साथ मिला है, इस वजह से इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे। तीनों ही सेम होने वाले हैं, sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनने वाली। तीनों ही हाफ फिल्ड हैं, इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएंगे। अब ये वाला जा करके इससे बॉन्ड कर लेगा, ये वाला जा करके इससे ओवरलैप हो जाएगा और ये वाला जा करके इससे ओवरलैप हो जाएगा। sp2 p के साथ, sp2 p के साथ, sp2 p के साथ, ठीक है। तो तीनों सेम टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से ऑल बॉन्ड पैरामीटर्स, सारे बॉन्ड पैरामीटर्स विल बी सेम। बस इतनी सी बात है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है ना, कुछ मुश्किल है नहीं, सिंपल है, क्या मुश्किल नहीं है यार, ठीक है, समझता है। एक और ड्रॉ करने की कोशिश करें, CH4 ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो देखो आराम से, क्या टेंशन, कार्बन है। कार्बन को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, डायरेक्ट अभी स्टेप्स में ले जाऊँ, 1s2 2s2 2p, इसका 4 और 2 हो जाने चाहिए, टोटल उसका एटॉमिक नंबर 6 है, 2 + 2 + 2 4, बढ़िया। टू कितने के साथ बॉन्ड करने की कैपेसिटी, कितने के साथ बॉन्ड करने की है इसकी, 2 के साथ करने की, करना कितने के साथ है, 4 के साथ करना है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे, जंप करवाएंगे, किसको किसके साथ करवा देंगे, यहाँ पे से एक उड़ेगा, इधर लास्ट में आ जाएगा और ये इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में आ गए। 4 के साथ बॉन्ड करने की कैपेसिटी बन गई है, लेकिन पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, एक s जो है 3p के साथ कंबाइन करेगा, तो 1 2 3 4, टोटल कितने ऑर्बिटल बनने वाले हैं, 4 ऑर्बिटल बनेंगे, नया कड़क नया ऑर्बिटल, ठीक है। तो s 3p के साथ, तो इसको क्या बोला जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तीनों के चारों एक एक तरीके से फिल्ड थे, तो चारों के अंदर एक एक बैठ जाने वाला है। तो ये कार्बन रेडी है पूरी तरीके से बॉन्ड करने के लिए, कार्बन को कोई तकलीफ नहीं, कार्बन एकदम कटाकट बेस्ट कंडीशन में रेडी हो चुके हैं, ठीक है, समझेगा धीरे से। हाइब्रिडाइजेशन इन लोगों का रेडी हो गया है। अब किसके साथ बॉन्ड करना है, हाइड्रोजन, 1s1 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 और 1s1, ठीक है। 1s1 का क्या बोले, 1s1 तो यही है, ये गया इससे ओवरलैप हुआ, ये गया इससे ओवरलैप हुआ, ये गया इससे ओवरलैप हुआ, ये गया इससे ओवरलैप। चारों टाइप के बॉन्ड कैसे बन गए, सेम बन गए। कैसा हाइब्रिडाइजेशन मिला हमको, sp3। और एक एग्जाम्पल PCl, ट्राई करोगे आप लोग इसको,
PCl5 ट्राई करने की कोशिश करो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर इन अ नटशल मैंने कुछ एग्जांपल्स बता करके आप लोगों को यहाँ ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो भी शेप्स यहाँ पे हमको दिखाई दे, अभी हमको समझ में आएगा धीरे से क्या कहानी है इसकी। तो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कि ओवरलैपिंग जो हो रही थी वो बॉन्ड पैरामीटर्स के लेवल पे हो रही थी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने सिर्फ हमको ओवरलैपिंग के बारे में नहीं बताया, हाइब्रिडाइजेशन ने हमको एक चीज़ और बताई थी। इसको ट्राई कर लो आप लोग, कुछ भी नहीं करना है, इतना तो जान ही चुके हो, बस हाइब्रिडाइज कर देना बीच में। हाइब्रिडाइजेशन ने हमको ज्योमेट्री भी सिखाई। हाइब्रिडाइजेशन ने हमको सिर्फ ये नहीं बताया कि किस तरीके से बॉन्ड पैरामीटर सेम हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन ने हमको स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री भी बताई। इसके पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा हुआ था, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमको सिर्फ इतना पता है कि कार्बन को 4 हाइड्रोजन पकड़ रहे हैं। तो जब मैं बोल देता हूँ कि कार्बन को 4 हाइड्रोजन पकड़ रहे हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जब मैं बोलता हूँ कार्बन को 4 हाइड्रोजन ने पकड़ के रखा हुआ है तो ये इसका शेप है, सॉरी ये इसका क्या हो जाने वाला है, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। इसके बीच में एंगल कितना है, सब बॉन्ड लेंथ कितनी है, और बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, ये सारी बातें जब मैं करना शुरू कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, ये ज्योमेट्री बनना शुरू हो जाएगी। और समझो कभी इसके ऊपर लोन पेयर आ रहा है कि बॉन्ड पेयर आ रहा है, वो इससे हमको क्या दे देने वाला है, शेप। हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो इधर तक ही लिमिटेड है, हमको सिर्फ क्या बता पाता है, उसका स्ट्रक्चर बता पाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हमको उसकी ज्योमेट्री बताती है और बॉन्ड पैरामीटर्स किस तरीके से सेम और अलग होते थे उनके बारे में हल्का फुल्का बताती है, जिसके बारे में मैंने तुमको बताया कि बॉन्ड किस तरीके से सिमिलर हो जाते हैं एक दूसरे को। समझता है, बॉन्ड तो समझते हो ना, ठीक है। वैसे ही क्या होगा कि शेप्स के बारे में हमको VACPR बताने वाली है, वो हम लोग लास्ट वाले इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमको सिर्फ यही नहीं बताता कि किस तरीके से उनके बॉन्ड पैरामीटर सेम हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमको ये भी बताता है कि वो किस तरीके से ज्योमेट्री पोजेस करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोई नहीं। शुरुआत में एकदम बेसिक्स पे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे शुरुआत में एकदम तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा था, एक S एक P के साथ कंबाइन हो रहा था, SP बना रहा था। देखो मैंने तुम्हारे दिमाग में वो ट्रेंड डाला है अभी थोड़ी देर पहले, एक S एक P के साथ मिलकर SP बना रहा था। फिर एक S क्या कर रहा है, 2P के साथ मिल जा रहा था, sp2 बना रहा था। फिर एक जो है 3P के साथ मिल जा रहा था, sp3 बना रहा था। कुछ ऐसी ही हरकत यहाँ पे भी होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि एक S ऑर्बिटल एक P ऑर्बिटल के साथ मिल करके 2 ऑर्बिटल्स बनाता है, और वो दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 2 ऑर्बिटल मिल करके कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। 2 ऑर्बिटल मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 ही तो बॉन्ड बनाएंगे, ऑब्वियस है ना। इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। वो भी दो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों सिग्मा। पाई बॉन्ड की यहाँ पे बात नहीं हो रही, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड के साथ थोड़ा सा लफड़ा है, समझोगे तुम लोग उसको। पाई बॉन्ड के बारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसे बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। ये शेप जो तुमको दिखता है ये कैसा है, लीनियर है। ये शेप कैसे दिखाई दे रहा है हमको, लीनियर दिखाई दे रहा है। सिंपल है ना यार, आसान सी बात है, ठीक है। अब एक S जो है वो 2P के साथ मिल जाता है, S प्लस P। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, एक S जो है वो कितने के साथ कंबाइन कर रहा है, 2P के साथ क्या बना रहा है, sp2। और एक S 2P के साथ 3 मिल करके कितना बना रहे थे, 3 ही बना रहे थे, और तीनों sp2 हाइब्रिडाइज बना रहे हैं। तो एक S 2P के साथ मिल करके टोटल कितने ऑर्बिटल बनाता है, 3 ऑर्बिटल बनाता है। जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल बने। जब एक S 2P के साथ मिक्स हो रहे थे तो पहले भी 3 ऑर्बिटल थे, मिक्स होने के बाद भी वो लोग कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 ही ऑर्बिटल बनाएंगे, समझता है, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल जो इन लोग बनाने वाले हैं ऐसे वाले, वो S और 2P है, तो इनको क्या बोला जाएगा, sp2। ये वाली कौन सी हाइब्रिड बन गई, sp2। ये वाला कौन सा हाइब्रिड बन गया, sp2, ठीक है। 3 ऑर्बिटल के 3 ओवरलैप होंगे तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बना लेने वाला है। कितने बॉन्ड बनाएगा, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 जगह ओवरलैप करेंगे, 3 जगह ओवरलैपिंग होगी, 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब हमारा कोई एटम है जो कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 लोगों के साथ। जब ये 3 लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका जो ज्योमेट्री बनता है उसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेन है, प्लेन के अंदर ट्राइंगल में 3 बैठे हुए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान समझना। ये ऊपर की तरफ का बॉन्ड है, ये नीचे की तरफ का बॉन्ड है, और ये इस तरफ का बॉन्ड है। 2 मिनट, ठीक है। ये इस टाइप का बॉन्ड कुछ इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, ये ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड है। ट्राइगोनल प्लेन, देखो एक प्लेन में है, प्लेन दिखता है, एक समतल प्लेन में है और ट्राइंगल का शेप बना रहा है, इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे।
ऐसे पेन दिखा दिखा के मैं आप लोगों को थोड़े बहुत बॉन्ड्स बताने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। PCl5 आराम से भाई 7 के साथ पहुँचना है, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है हमारा 180 डिग्रीज़ का। इसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ 120 डिग्रीज। तीनों सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर बन जाता है, ठीक। एक S 3P के साथ बॉन्ड कर लेता है, P प्लस P, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4, टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनाने वाला है। ये 4 ऑर्बिटल कैसे होंगे? देखो देखो, 1 2 3 4 कैसे होंगे? sp3 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 sp3, ठीक है। 4 ऑर्बिटल मिल करके ऑब्वियसली 4 बॉन्ड बना लेंगे। 4 ऑर्बिटल मिलकर कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड तो बना ही लेंगे ना भाई साहब, ठीक है। अब 4 बॉन्ड जब बनता है तो B इस टाइप का बॉन्ड इसके अंदर बनने वाला है। इसका क्या मतलब होता है समझेगा आपको। इसके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री सेल्सियस। मैं समझाता हूँ अभी सामने पेन से। और इस शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री है ये? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये पेन मैं ऐसे पकड़ ले रहा हूँ नीचे, और इधर इसको एक नीचे, और इधर इसको एक। आराम से भाई साहब, बड़ा टाइम लगता है इसमें। और ये ऊपर इस टाइप के शेप को ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये टाइप का शेप तुमको क्या बता रहा है कि नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप का। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऊपर भी इसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक बॉन्ड लगा हुआ है। इस टाइप का शेप जो है, ये टाइप के शेप को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। अब ये मेरे हाथ से पीछे नहीं जा रहा, वरना इनके बीच का एंगल जो है सब 109 रखता है। इस टाइप की ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाएगा। मज़ेदार है ना? इसको क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। S 3P के साथ मिल चुका। S क्या किया है कि 3P के साथ मिल गया है पहले ही। अब एक D के साथ और मिल जाए, अगला वाला एक D। 3P नहीं लिखना चाहिए मेरे को वहाँ पे, क्योंकि वो क्या हो जाता है ना, तुम उसको उस नज़रिए से देखना शुरू करोगे, क्वांटम नंबर 3 वाला नज़रिया माइंडसेट पकड़ लोगे, ठीक है। P+P+P यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं। 5 ऑर्बिटल जो हमारे बनेंगे हाइब्रिड वाले 1 2 3 एंड 4, वो कैसे होंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोला जाएगा? S कितने? P 3 और एक डिहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ऐसे मिलकर कितने बॉन्ड बनाने वाला है? 5 बॉन्ड्स बनाने वाला है। कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाने वाला है। 5 बॉन्ड जब बनाएगा तो देखना ध्यान से कि ऐसे ऐसे और ऐसे हमारा जो सेंट्रल एटम होगा वो बीच में बैठेगा, और इसमें ऊपर की तरफ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और नीचे की तरफ एक बॉन्ड बनाएगा। समझेगा इसको? तो इनके बीच का जो ये वाला एंगल होता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, चलो पहले मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे होगा। तो ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये एक बॉन्ड हो गया। तो बेस में ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बनने के बाद ऊपर की तरफ एक होगा, बढ़ जा भाई, और नीचे की तरफ एक होगा। समझते हो? तो पहली बात तो क्या है? बीच में ट्राइंगल है। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर तुम लोगों ने देखा, ये ऐसा हुआ करता था, ट्राइगोनल प्लेनर होता था, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर तुम लोगों ने ऐसे देखा हुआ। ये ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होगा कि एक आगे से लग जाएगा, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक हो गए 4 बॉन्ड, कैसे तैसे खड़ा कर लेते हैं। ये 4 बॉन्ड हो गए, और अगर मैंने इसमें नीचे से एक लगा लिया तो कितने बॉन्ड हो गए? टोटल 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। अब ध्यान से देखना कि इसके अंदर होता क्या है। इनके बीच का एंगल कितना है? 120 120 120। इनके बीच का जो एंगल मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा, जो प्लेन में है, ठीक है। ये एक प्लेन में जो है, ये प्लेन में, और ये जो ऊपर आया हुआ है, ये जो ऊपर आया हुआ है, इसका इनके साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो 120 डिग्री मिलेगा, और इसका इनके बीच में जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 90 डिग्री। इस तरीके से बॉन्ड बनता है। ये जहाँ सब लोग मिल रहे हैं, यहाँ हमारा सेंट्रल एटम है, ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में हमारा चौथा बॉन्ड इधर मैंने घुसाया ऊपर की तरफ, और ये मैंने डाला, गिर गया तीसरा बॉन्ड। ये मेरा बीच में ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर ऊपर की तरफ एक बॉन्ड, नीचे की तरफ एक बॉन्ड। फिर से ट्राइगोनल प्लेनर में ऊपर की तरफ एक बॉन्ड, नीचे की तरफ एक बॉन्ड। टोटल कितने हो गए? 5। सिंपल है, काफ़ी मेहनत। हाँ ठीक है, क्या करना था? अरे इसका नाम कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल हो गया। अब यहाँ पे ट्राइगोनल, नीचे कैसा है? ट्राइगोनल है, बेस में उसके
ऊपर की तरफ ऐसे इसको जोड़ लोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलना शुरू कर देते हैं। इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब एक S 3P के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, P प्लस P। फिर 2D के साथ भी कंबाइन हो जाता है। एक D के साथ कॉम्बिनेशन दिखाने के बजाय कितने के साथ दिखाने लगता है? 2D के साथ कॉम्बिनेशन दिखाने लगता है। तो इस बार कितने ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं? 6 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5। सभी कैसे होंगे? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होने वाले। ठीक है, इतने 3 + 2 4 5 6 टोटल मिलकर कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं। 6 बॉन्ड्स बनाने वाली जो ज्योमेट्री मेंटेन करता है वो कैसा होता है, वो भी देख लेते हैं। इसका इधर मिलेगा तुम लोगों को, इसका इधर है। ठीक है, 6 बॉन्ड अगर ये कर रहा है तो जिस प्लेन, पिछले वाले क्वेश्चन में जिस प्लेन में ट्रायंगल बना हुआ था, जिस प्लेन में मैंने तुम लोगों को ट्रायंगल बनाया हुआ था, ध्यान देखना, ये प्लेन में मैंने तुमको क्या बना के दिया था? ट्रायंगल बनाया हुआ था ऐसे। फिर मैंने बोला इसके ऊपर एक बॉन्ड होगा, फिर मैंने बोला इसके नीचे एक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये अगर इन टिप्स को ऐसे जोड़ दो तो ऊपर एक पिरामिड बनता है और नीचे भी एक पिरामिड बनता है। इस वजह से इसको ट्राइगोनल, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी एक पिरामिड, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोला गया था। ठीक है, अब अगर इधर मैं 3 के बजाय 4 कर दूँ तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया? बेस में क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ऊपर भी एक बॉन्ड बन जाए तो 5 बॉन्ड बन गए, और नीचे भी एक घुसा दूँ तो टोटल कितना बन गया? 6 बॉन्ड बन गया। इधर से मेरे को लगाना चाहिए। ठीक है, ये कैसा बन गया है? 6 बन गया। ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हैं। इस शेप को मैं क्या बोलूँगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। इस शेप को हम स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हैं, या तो इसको ऑक्टाहेड्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। स्क्वायर बाय पिरामिडल तुमको इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में जब लोन पेयर लग जाएंगे ना दोनों तरफ VSEPR के अंदर, तो ये स्क्वायर तुम्हारा दिमाग में तुमको हेल्प करेगा समझने में। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ऊपर की तरफ सिर्फ एक रहा तो स्क्वायर पिरामिडल, और अगर इधर ही नीचे से 2 लग गए सीधा, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर बाय पिरामिडल। कैसे? ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ऊपर के साइड जोड़ दोगे तो एक पिरामिड बन गया, नीचे की साइड भी एक पिरामिड बन गया। स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल दो या फिर ऑक्टाहेड्रल बोल दो। मोस्टली लोग इसको यार ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं तो काम चल जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी अपने को समझने की ज़रूरत है। कौन है जो ऐसी हरकत करता है भाई साहब? तो SP के बारे में अपन ने देख लिया। सबसे पहला ही अपन ने इस पे से ही शुरू किया था। एक सेकेंड बस, पैनल को लोड होने टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की ज्योमेट्री कौन दिखाता है? इस टाइप की ज्योमेट्री दिखाता है BeCl2। तो BeCl समझ में आता है? BeCl2 इस टाइप की ज्योमेट्री हम लोगों को इसके अंदर दिखाता है। SP के अंदर हम लोग देखेंगे तो BF3, तो यहाँ पे B बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन हमको दिखाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे, ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है, यहाँ पे जो CH4 तुम लोग जिंदगी भर से ऐसे ऐसे बनाते चले आ रहे हो वो गलत था। एक्चुअली में कैसा होता है? ऐसे होता है और ऐसे होता है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल इसके अंदर तुम लोगों को ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको मिलेगा PCl5 1, यहाँ पे तुमको मिलेगा SF3, यहाँ पे तुमको मिलेगा SF3, चारों तरफ एक एक, ऊपर एक और नीचे एक, SF6 PCl5 CH4 BF3 और BeCl2। इन सब के शेप्स जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली इस ज्योमेट्री के अंदर मिल जाने वाला है। समझते हैं? अब ये तो ठीक है, अब इसके अंदर हाइब्रिडाइज हुआ है तो कौन हाइब्रिडाइज हुआ है? ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया मतलब किसी ने अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है, अपने ऑर्बिटल का शेप बदल लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइब्रिडाइज होता कौन है? मोस्ट ऑफ द टाइम हाइब्रिडाइज होता है सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होते हैं अपने। जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये होपफुली आप लोगों ने लिख लिया है, इधर ही रखता हूँ इतने पे ही। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कौन हाइब्रिडाइज हुआ है? Be इज हाइब्रिडाइज इन BeCl2। BeCl2 में कौन हाइब्रिडाइज हुआ है? Be हाइब्रिडाइज हुआ है। वैसे बोरॉन इज हाइब्रिडाइज्ड इन BF3। BF3 समझ रहे हो ना? देखते रहो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। बोरॉन ने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए और फ्लोरीन के साथ क्या किया? बॉन्ड किया। हाइब्रिडाइज कौन हुआ उस पर देख रहे हैं। कार्बन इन CH4, P phosphorus in PCl5, sulfur in SF6।
ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम, या फिर ऐसे ऑफ बेरिलियम इन BeCl2, बोरॉन इन BF3, कार्बन इन CH4, P इन Cl5, S इन SF6। ये हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है बेसिकली कि ये जो फॉस्फोरस है इसने किस टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया हुआ है। ठीक है, सवाल इसका क्या है, सवाल इसका समझने की कोशिश करना। यहाँ पे वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये कार्बन जो है CH4 में इसने किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको आंसर दिख रहा है कि इसने किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन लिया हुआ है, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इसने लिया हुआ है। पर तुम पूरा शेप ड्रॉ करो, पहले कार्बन लो, कार्बन को एक्साइट करो, एक्साइट करने के बाद उसके ऑर्बिटल्स को मिक्स करो, ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे तो एक s कितने p के साथ मिक्स हो रहा है वो चेक करो, फिर तुमको पता चलेगा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑब्वियस है ना, पर इसको कुछ फाइंड आउट करने का एक तरीका भी तो होना चाहिए। तो क्वेश्चंस तुम लोगों को जब एग्जाम में देगा तो वहाँ पे तुम लोगों को बोलेगा कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Be इन BeCl2। बेरिलियम क्लोरीन के साथ जब कंबाइन होकर के अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कर रहा है तो किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, किस टाइप की ऑर्बिटल बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बना रहा है कि sp3 बना रहा है कि sp3 बना रहा है कि sp बना रहा है, कौन सा बना रहा है भाई साहब, कुछ पता भी तो चलना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सुपर डुपर तरीका है, वो भी देखो, जिसके लिए तुमको कोई स्ट्रक्चर वक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ सबको, तुम लोग मेन कंटेंट पे ही फोकस करते हैं। तो फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन उसने अगर अपने को बोल दिया तो अभी अपन करके देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है Z से। याद रखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं किससे, Z से। ठीक है, और किस टाइप की ऑर्बिटल बनी है उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z की वैल्यू आती है 1, ठीक है, फिर Z की वैल्यू आती है 2, 1 तो आती ही नहीं, Z की वैल्यू 2 से शुरू होती है, Z की वैल्यू आती है 2, Z की वैल्यू आती है 3, Z की वैल्यू आती है 4, Z की वैल्यू आती है 5 और Z की वैल्यू आती है जितनी भी आ रही 5 6 होते चली जा रही है, उसको देखते चलेंगे। हमको क्या करना है, इस 2 को S और P के अंदर बांटना है। तो कितने हैं उसके अंदर, 2, तो S और P क्या हो गया, S समझेगा अभी ये। ठीक है, अगला क्या है 3, तो S P और P कितना हो गया, SP2, एक S और 2 P, तो क्या बन गया SP2। Z की वैल्यू आ रही है अगर 4, तो एक S और 3 P, देखो 1 2 3 4, तो क्या बन गया SP3। ठीक है, Z की वैल्यू अगर आती है 5, तो S 3P और एक D, तो क्या आंसर देगा तुमको, sp3d ऑर्बिटल बन रही है। ठीक है, जब Z की वैल्यू आती है 6 तो बन जाएगा sp3d2। अगर Z की वैल्यू आती है 7, आती है ये भी, आई टेंशन मत लो, sp3d3 ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग Z की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं एक फार्मूला लगा करके, एक फार्मूला बनाया हुआ है, वो फार्मूला लगा क्या करें, Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और Z की वैल्यू से अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसका है। सिंपल है, उसके लिए तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है Z हमको अगर फाइंड आउट करना है, दैट विल बी हाफ इनटू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम्स आर एटम्स हैविंग वैलेंसी 1, जिनकी वैलेंसी 1 है उनको क्या बोला जाता है, मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इन सब अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमको क्या करना है, उनको मोनोवैलेंट पकड़ के चलना है। ठीक है, चलते हैं फिर। बेरिलियम इन BeCl2। ठीक है, किसको फाइंड आउट करना है, बेरिलियम को, तो Z की वैल्यू विल बी हाफ इनटू वैलेंसी बेरिलियम की 4, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कुछ नहीं, प्लस मोनोवैलेंट एटम मतलब क्लोरीन का, जिनकी वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, तो 2 + 4 टोटल अपने को दे देने वाला आंसर 6, 6 डिवाइड बाई 2, आंसर हमको कितना दे रहा है 3। Z की वैल्यू मुझको मिल रही है 3, Z की वैल्यू मुझको कितनी मिल रही है 3। मैं कुछ कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं, ओके
मैंने इसका एटॉमिक नंबर ही कंसिडर कर लिया, सॉरी गलती हो गई है। Z इज इक्वल टू कितना होएगा 1/2। वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, बोरॉन है सॉरी बेरिलियम है 1s2 2s2, ठीक है। कितना है सेकंड वाले में 2, प्लस कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कुछ नहीं, मोनो वाला एटम कितने हैं 2 है, 2 + 2 आंसर देगा 4, 4 टाइम्स ऑफ हाफ विल आंसर गिव मी 2। Z की वैल्यू मुझको मिल रही है 2, अरे मेरा Z भी 2 के जैसे दिखता है, हाँ भी ठीक है 21 हो गई, फंस गया मैं तो यार आज। Z की वैल्यू हो गई 2 Z की वैल्यू मुझको 2 मिल रही है, Z की वैल्यू 2 मिल रही है, इसका मतलब ऑर्बिटल कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेरिलियम हैज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। साबित करके दिखाओ कि sp ऑर्बिटल है, बोल तो दिए हो, करके दिखाओ, कोई बात नहीं बेटे। देखो मजा, वहाँ देखो बेरिलियम को कितने बॉन्ड बना रहा था, 2 बॉन्ड बना रहा था, देखो देखो देखो, देखो फर्स्ट वाला S और P के साथ बॉन्ड करके, ठीक है। एग्जांपल क्या था BeCl2, Be क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है 180 डिग्री, 2 बॉन्ड कौन से टाइप का ऑर्बिटल, देखो 2 ऑर्बिटल बना रहा है, वो भी sp हाइब्रिड वाले। दिखता है, दिखता है या नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो जीवन बहुत कठिन है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेरिलियम का, बेरिलियम का अपने को पता चल गया कैसा है। उप्स, अब पेज नहीं हिलाऊंगा, बहुत सिर दर्द देती है, ठीक है। यहाँ पे अपने को मिल गया है Z का वैल्यू कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक है। अब कर दो उसको, हटा देते हैं फिर इसी बात पे, अगली बात करते हैं बोरॉन। बोरॉन के लिए फाइंड आउट करें, बोरॉन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हाफ, बोरॉन के लिए Z का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हाफ, वैलेंसी इसकी कितनी होती है, बोरॉन है 5 होती है, 5 के चक्कर में कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, टोटल कितनी होगी वैलेंसी इसकी 3 है, ठीक है। प्लस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई चक्कर नहीं, प्लस मोनो वैलेंट आइटम 3 है, क्लोरीन है ना, देखो क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन, इन सबको कहीं भी देख लेना, डाल देना मोनो वैलेंट आइटम, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 3 कितना हो गया 6, आंसर हो जाएगा इसके अंदर से 3। 3 अगर तुम्हारे बोरॉन के लिए Z की वैल्यू 3 है तो किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखानी कोई बात नहीं, ये देखो चल भाई, ये देखो BF3 हम लोगों ने बनाया हुआ था, BF3 के अंदर बोरॉन था, बोरॉन के अंदर कितने ऑर्बिटल मिले थे 2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिला था हमको उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिला, sp2 मिला, काम हो गया। देखो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हो रहा है, हाँ तो बोल दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है 3 है, बढ़िया। कार्बन अभी अपन ने सॉल्व किया है, देखें कार्बन के लिए हाफ, वैलेंसी कार्बन की जन्म भर से मालूम है 4 + 0 + 0, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम 4, 4 + 4 हो जाने वाला है 8, 8 को मल्टीप्लाई करोगे हाफ से, आंसर आ जाएगा 4, 4 मिल रहा है मतलब sp3, Z की वैल्यू इसके लिए है 4। नहीं भरोसा, लास्ट टाइम भरोसा दिला रहा हूँ, इसके बाद नहीं दिलाऊंगा। कौन सा sp3 है, अब नहीं भरोसा दिलाऊंगा, बस हो गया sp3 हाइब्रिड मिल गया, ठीक है। P in PCl5 फाइंड आउट करो, सल्फर फाइंड आउट करो, और आप लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस कर सकते हो, आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मेहनत करोगे हो जाएगा, बहुत ईजी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कंसिडर कर लेना, एक बात लास्ट तक भूलना नहीं, नेगेटिव चार्ज को ऐड किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसके ऊपर ध्यान अभी तुम्हारा गया नहीं होगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज अगर लगा रहेगा तो माइनस करो, नेगेटिव चार्ज लगा रहेगा ऐड करो, वैलेंसी ध्यान में रखो, फॉस्फोरस की सल्फर की सबकी वैलेंसी फाइंड आउट करो, सबका हाइब्रिडाइजेशन आसानी से मिल जाएगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, सबके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उनके शेप सेट हैं भाई साहब, देख लो इनके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इनका शेप डिफाइंड होता है, सॉरी शेप बोल रहा हूँ, इनकी ज्योमेट्री डिफाइंड होती है, शेप नहीं, शेप अभी अपने को BACPR बताएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, BACPR हमको बताने वाली है इनके शेप्स के बारे में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है सब आप लोग लास्ट वाले, ठीक है। ये कर लोगे सारा हाइब्रिडाइजेशन का तुम्हारा कंट्रोल जो है बन जाएगा, बढ़िया एक नंबर, नाइट्रोजन 7 ये वो, वैलेंसी तो है यार, वैलेंसी कैलकुलेट करो, मोनोवैलेंट आइटम, मोनोवैलेंट कौन से हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस
बाकी इसके अलावा कोई भी आया तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर रखे हुए चार्ज को कंसिडर करो, पॉजिटिव है तो माइनस कर दो उसमें से, नेगेटिव है तो उसके अंदर प्लस कर दो, बात खत्म हो गई। मोनोवैलेंट आइटम गिन लिया, वैलेंस गिन लिया, टोटल कर लिया, नंबर मिलेगा। नंबर तुमको बता देगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तुमको ऑर्बिटल का टाइप बता देगा, sp3d है, sp3 है, कौन सा है। उसके हिसाब से तुम्हारी ज्योमेट्री जब तुमसे पूछी जाएगी तो बता देना है। ज्योमेट्री भी नहीं पूछी जाएगी फिलहाल, ज्योमेट्री और शेप आएगा तुम लोगों का भी इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल इनटू हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वैलेंशियल थ्योरी के ऊपर, एंड दैट थ्योरी विल एक्सप्लेन अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। पहले वाली थ्योरी ने हमको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन ने बताया ज्योमेट्री, थर्ड हमको बताएगी शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप के बाद हम लोग लास्ट वाले थ्योरी में पहुंचेंगे जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को कवर करेगी एज अ वेव। ये लोग तो अभी भी पार्टिकल वेव कर रहे हैं, वो तो बोलेगी पूरी तरीके से क्या है, वेव है। सो लेट्स द लास्ट थ्योरी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद हम लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।